मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के बाद में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो टॉपिक है जो आपकी पुस्तक में दिया है, विधानसभा में एक बहस। विधानसभा, ये तो आपने समझ लिया कि वो स्थान है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ करके क्या करते हैं, कानून निर्माण करते हैं। किसके लिए? संबंधित राज्य के लिए। हर राज्य की विधानसभा होती है, इसका मैं जिक्र आपसे कर चुका हूं और आप समझ भी चुके हैं। ये मैंने कुछ एक खाका बनाया है जैसा मेरे से बन सकता था। विधानसभा की जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ये अध्यक्ष बैठते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, नीचे यहाँ पे सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो भी इनके अधिकारी होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। यहां इस तरफ ये जो बड़ी वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये है सत्ता पक्ष, मेजोरिटी वाले। जो भी दल सत्ता में रहेगा वो इस तरफ बैठेगा, जो विपक्ष रहेगा वो इस तरफ बैठेगा। ये लाइन बड़ी है क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है, संख्या में ज्यादा होगी। इस तरह से इनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है विधानसभा के अंदर। अब बहस होती है, बहस में दो होते हैं, दो चरण बहस के, एक प्रश्न पूछने का, एक उत्तर देने का। प्रश्न हमेशा विपक्ष पूछता है, सरकार कभी खुद से प्रश्न नहीं करेगी, सत्ता पक्ष केवल जवाब देगा। तो देखिए, विधानसभा में जो बहस है उसमें जो प्रश्न पूछने का काम है, प्रश्न पूछना हमेशा विपक्ष करेगा। और सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो मंत्री है चाहे मुख्यमंत्री है, ये इनके सवालों के सत्ता पक्ष जवाब देगा। प्रश्न विपक्ष पूछेगा और जवाब देगा सत्ता पक्ष। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जवाब देने की जो जिम्मेदारी वो किस किस पर है? सरकार पर है। तो सरकार में कौन व्यक्ति है जो जवाब देगा? सत्ता पक्ष के अंदर जो जवाब देने वाले हैं संबंधित मंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री भी इसका जवाब देते हैं या दे सकते हैं यदि उनसे सवाल किया जाए। मंत्री और मुख्यमंत्री वो सत्ता पक्ष के मुख्य किरदार हैं, वो जवाब देंगे विपक्ष के प्रश्नों का। इसलिए विपक्ष होना जरूरी है। भाई सवाल ही नहीं पूछेगा तो उनको भय किस चीज का? जनता ने चुन करके भेजा है तो सवाल करने जरूरी है। विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसका जो संचालन करते हैं वो करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, जब चुनाव पूरे हो जाते हैं और जब पहली बैठक होती है विधानसभा की, तो उस समय सभी सदस्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। ऐसी परंपरा है कि जो सत्ता पक्ष है उसी में से अध्यक्ष चुना जाता है। इसका ज्यादा नहीं दिया है आपके सिलेबस में, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी। बस ये है कि विधानसभा की जो बैठक है उसका संचालन कौन करेगा? कि विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। ये यहां पर है विधानसभा अध्यक्ष, इनका चेयर सबसे ऊपर होता है। प्रश्न कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा, और जवाब देगा जो सत्ता पक्ष है, रूलर पार्टी है, जिसके अंदर मंत्री आ गया, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जिसको आप कहते हैं। ये एक मोटे तौर पर चर्चा होगी। अब जब ये टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद में छोटा सा मैं एक वीडियो चलाऊंगा। वो वीडियो आपको समझाने के लिए, उसमें किसी पार्टी विशेष या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं एक वीडियो चलाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि विधानसभा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब कैसे दिया जाता है। अपने स्कूल के अंदर कभी यूथ पार्लियामेंट अगर हुई हो या मॉक पार्लियामेंट हुई हो तो आपको पता होगा, लेकिन उससे आप ज्यादा समझ पाएंगे। मैं किताब के ऊपर आता हूं वापस। अखंड गांव की बात है। इस विधानसभा के अंदर जो बहस हुई है, कुछ विधायकों ने सवाल पूछे और उनके मंत्रियों या मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। अखंड गांव प्रकरण क्या है देखिए। मुद्दा यह है, मुद्दा है कि भाई अखंड गांव के अंदर, अखंड गांव में बीमारी हेजे से 15 मौतें हुई हैं। 15 लोग मर गए। किस बीमारी से? हेजे से। हेजा एक जल जनित बीमारी है। हेजे से 15 लोग मर गए। अब वो जो मुद्दा है वो विधानसभा में गूंजा। विधानसभा में जब इस बात की गूंज उठी कि भाई हेजे से 15 लोग मर गए, जवाब कौन देगा? सरकार देगी जवाब। तो प्रश्न पूछे गए चरणबद्ध तरीके से। आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इतना यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं। मुद्दा था अखंड गांव में हेजे से 15 लोगों की मौत हो गई। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए विधानसभा में, जवाब दिया
स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न था। तो प्रश्न किसने किया, यहां पर मैं लिखता हूं, इस मुद्दे से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो विपक्ष ने पूछे। मैंने पहले भी बताया था, प्रश्न पूछे विपक्ष ने, और जवाब किसने दिया बेटा, जवाब दिया स्वास्थ्य मंत्री ने, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित मामला था। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि हम लोग इसके लिए संबंधित जो अस्पताल वगैरह है या स्टाफ की नियुक्ति करनी है वो सब काम हम करें, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष ने उस पर आरोप लगाया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पर लोग मर रहे हैं। विपक्ष क्या कहता है देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं, विपक्ष का आरोप, मैं बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पूछ ले कि अखंड गांव के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाया, तो आपको छोटे से 2-3 बिंदु में आंसर देना है। एक तो कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नहीं है। विपक्ष ने कहा कि भाई आपके सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स जो हैं आपके, वहां पर स्टाफ की कमी है, तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके यहां सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं भी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सुविधाओं की कमी। लेकिन सरकार ने जवाब दिया। मंत्री जी कहते हैं, जो सत्ता पक्ष में स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप प्रयास, कि हमने ORS के पैकेट बांटे हैं, हमारा स्टाफ जहां पे कमी है हम और स्टाफ लगा रहे हैं, मैं स्वयं अलग अलग जगह का दौरा कर रहा हूं। तो ये प्रश्न पूछते और जवाब देते, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा जो मुद्दा था, ये तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा था तोलपट्टी गांव में पानी की कमी। तोलपट्टी गांव में पानी की कमी का मुद्दा, देखिए मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और ये बहस हो रही विधानसभा के अंदर, इसमें विपक्ष पूछ रहा है और सत्ता पक्ष का जवाब दे रहा है। तोलपट्टी में पानी की समस्या है, पानी की कमी है, ये भी है। तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि हम टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं और जो जल वितरण व्यवस्था है उसको ढंग से सुचारू रहे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिया है। इसलिए सरकार पर यह सवाल उठाना कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, विपक्ष का सिर्फ एक निराधार बयान है और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। तो इस तरह से एक सत्ता पक्ष जो है जवाब देता है, विपक्ष उस पर आरोप लगाता है और जवाब संतुष्टिपूर्ण हो तो विपक्ष सहमत भी हो जाता है, लेकिन कई बार विधानसभा में हंगामा भी हो जाता है। हम लोग जब मैं थोड़ी देर बाद में वीडियो चलाऊंगा तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। तोलपट्टी में जब पानी की कमी थी तो यहां पर मैंने सवाल किए थे, अब मैं उत्तर देता हूं, है ना। उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार का जवाब यह था कि हमने पानी की जो सप्लाई है, जिसको आपूर्ति कहते हैं आप, पानी की आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं और जहां पर पानी की कमी है वहां पर टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। टैंकरों से पानी की सप्लाई भी हो रही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पानी के बिना नहीं रहेगा, सबको पानी मिलेगा, क्योंकि पानी जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है और आर्टिकल 21 के अंदर जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये सारी चीजें हैं। विधानसभा के अंदर किस तरह से बहस होती है, कौन कहां बैठता है, सत्ता पक्ष विपक्ष, और दो जो मुद्दे थे कौन कौन से थे आपको याद रखना है। अखंड गांव में हेजे वाला मुद्दा और तोलपट्टी में पानी वाला मुद्दा। एक में मैंने सवाल बताए, एक में मैंने जवाब बताए लिख करके, लेकिन मौखिक रूप से मैंने दोनों का जिक्र किया है इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, मैं सत्ता पक्ष यहां बैठता है, ये विपक्ष है, इसमें एक बचे हुए सदस्य हैं। तो आपको लिखिए और अब हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीर 29/6 महोदय, मेरा प्रश्न था माननीय शिक्षा मंत्री जी से
कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन की जो शालाएं संचालित हो रही हो, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके जवाब आए आदरणीय मंत्री जी के। उसमें कहा गया है कि शिक्षा योजना के तहत संचालित हाई स्कूल और शालाओं में शासन द्वारा कोई भी लिपिक, भृत्य एवं स्वीपर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। तो ये शालाएं संचालित कैसे हो रही, किनके माध्यम से इनको संचालित किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गए थे, ये भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और इसमें भी आपका 60-40 का रेशियो उसमें आता है। लेकिन जो पूर्व में 2010 में जो स्कूल खोले गए थे, जो मिडिल स्कूल को उन्नयन किया गया था हाई स्कूल में, वो 218, उसके बाद जो इनकी जो बैठक हुई दिल्ली में तो मई 2014 में जो बैठक हुई थी, तो उनमें जो भी लिपिक के पद थे, भृत्य के पद थे और स्वीपर के पद थे, इसको समाप्त कर दिया गया। और अभी जो व्यवस्था उसमें हो रहा है, ये जो जरूरी था, लेकिन इसको जो हमारा पीएबी की जो बैठक हुई थी, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो बैठक होती दिल्ली में, उसमें इसको उन्हें अमान्य। वीडियो देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से विधानसभा में किसी मुद्दे पर बहस होती है और सरकार द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली कैसी होती है, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, विपक्ष के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं और जनता की राय भी ले सकते हैं, क्या क्या माध्यम होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं, फिर भी हम इसको सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, विपक्ष के अलावा समझना इसको, विपक्ष तो आपको पता ही है, सवाल तो पूछेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन है। विपक्ष के अलावा अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं। विपक्ष के अलावा अखबार, न्यूज चैनल, फिर आपके सोशल मीडिया, जिसको आप बहुत सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे नामों से जानते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर भी सरकार के कार्यों की समालोचना होती है। सोशल मीडिया पर भी जो सरकार काम करती, जो नीतियां जारी करती हैं, सरकार के कार्यों की समालोचना होती है। अभी देखिए, भारत सरकार ने, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, तो वो सोशल मीडिया पर भी चल रही है, वो न्यूज चैनल पर भी चल रही है, अखबारों में, सब जगह उसकी चर्चा है। समालोचना का मतलब होता है उसके गुण दोषों की विवेचना करना, उसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता था या जा सकता है, इसको हम कहते हैं समालोचना। तो विपक्ष के अलावा कौन कौन है, देखिए, अखबार, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ये सारे सरकार के कामों का लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा रखने से मेरा अभिप्राय, जनता को बताते हैं कि इनके ये काम कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं, इनको और अच्छा किया जा सकता है। सरकार क्या करती है, देखिए, और सरकार क्या करती है, प्रेस वार्ता करती है, जिसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि सारे न्यूज चैनल वाले आएंगे और जो प्रिंट मीडिया वाले हैं उनको सरकार बताएगी कि हमने, सरकार कोई भी काम करती है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इवन तो अगर विपक्ष को भी अगर कुछ बात बतानी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि देखिए सरकार ऐसा कर रही है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर सुधार हो, ये जनता के लिए सही नहीं है। प्रेस मतलब वो इस्त्री करने वाली प्रेस नहीं, यहाँ पर मीडिया से है। सरकार प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती है। आपके सिलेबस में प्रेस वार्ता भी दी है। सरकार प्रेस वार्ता के माध्यम से नीतियां जो हैं, अपनी जो पॉलिसीज बनाती हैं, वो जनता तक पहुंचाती है। बहुत अच्छा माध्यम है। हम लोग भी अगर मान लो कोई काम होता है ना, तो अखबार वाले को बुलाते हैं या फिर न्यूज चैनल वाले को कहते हैं कि हमने ये काम किया है, हमारा ये अचीवमेंट है या फिर ये हमारी पॉलिसी है, प्लीज करके। नवोदय विद्यालय का जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है क्लास 6 के एडमिशन के लिए, तब भी हम अखबार और मीडिया का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिससे वो जनता तक फैले, जन जन तक जाए।
सरकार का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बच्चों के लिए। तो वही चीजें सरकार अपनी नीतियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाती है, लोगों को बताती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सरकार अपने काम कैसे बताती है? इसके अलावा जो सरकार के विधायक हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के संबंधित, अगर वहां कोई समस्या है तो वहां का दौरा करके समस्याओं का पता लगाते हैं। हम पढ़ रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार काम कैसे करती है ग्राउंड लेवल पर। तो देखिए, जो एमएलए हैं सरकार के, जो सत्ता पक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में नहीं भी हैं, वो भी जाकर के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। विधायक, मंत्री तथा मुख्यमंत्री तीनों आगे, सारे की सारी आपकी कार्यपालिका और ये व्यवस्थापिका दोनों, मैं उसको आगे बताऊंगा अभी, संबंधित क्षेत्र का दौरा कर संबंधित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वहां पर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। समस्याएं सुनते हैं, तो एक ये बात हो गई, लोगों की समस्याएं सुनना, प्रेस वार्ता से अपनी जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाना। विपक्ष जो है वो समय समय पर सवाल करके सरकार को चेताता रहता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि पातालपुरम के अंदर हुआ था, तो अस्पताल का दौरा किया गया था, पीने के जो पानी है उसका जो सैंपल लिया गया, उसमें अधिकारी को निर्देश दिए गए कि भाई आप ढंग से इसको कीजिए। साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी जो है इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए गए थे। 3 बिंदु है, अस्पताल का दौरा किया गया, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, आप लिखना इसको। देखो, पातालपुरम की समस्या में 3 बातें सरकार ने, एक तो अस्पतालों का दौरा किया गया, वहां के स्टाफ की जानकारी ली गई, सुविधाएं कैसी है उनकी जानकारी ली गई, पहला बिंदु। दूसरा, पानी की जो पीने सैंपलिंग की गई कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि हैजे जैसी बीमारी जो है इसी तरह से फैलती है अगर आप शुद्ध पानी नहीं पिएंगे। तो उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपको सही ढंग से रहना है, पानी की जो सप्लाई है वो लोगों तक सही पहुंचे। सफाई को लेकर के संबंधित कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देश दिए गए सरकार की ओर से कि साफ सफाई का ध्यान रखें। 3 बातें पातालपुरम के मामले में सरकार द्वारा की गई, जिससे हम ये समझते हैं कि सरकार काम कैसे करती है। अब देखिए, विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन लागू करने का काम मैंने आपको शुरू में बताया था। सरकार का एक अंग कार्यपालिका भी है जो कानूनों को लागू करता है। अब इसको आप ध्यान से समझना, इस चैप्टर का ये लास्ट बिंदु है जिसको समझना जरूरी है आपके लिए। कार्यपालिका, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका काम क्या है, कानूनों को लागू करवाना या कानूनों की क्रियान्विति। लेकिन इसके अंदर होते कौन है? कानून बनाने का काम विधानसभा का है, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। लेकिन कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? देखिए, राज्य कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसको ध्यान से समझना आप, राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, जिसके नाम सारा राज्यपाल से होगा लेकिन काम मुख्यमंत्री करेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था जब मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी। मुख्यमंत्री के अलावा सारे जितने भी मंत्री हैं वो सब कार्यपालिका का हिस्सा है। फिर आपके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव सिस्टम का हिस्सा है। प्रशासनिक अधिकारी के बाद में आपके सारे सरकारी कर्मचारी, ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है। अब काम कैसा होता है देखिए, मान लीजिए विधानसभा में कोई कानून पारित हुआ कि भाई इस बार हमें सभी किसानों को जो बीज है फसल का, खरीफ की फसल है मान लीजिए, उसका बीज हमें बहुत सस्ती दर में या कभी कभी कहीं कहीं मुफ्त भी उसका क्राइटेरिया बना दिया, उसको वितरण करना है। अब ये तो दे दिया आपने और ये कानून के रूप में ले आए कि करना जरूरी है किसानों के भले के लिए। अब क्या होगा नीति, अब उसको लागू कैसे करोगे आप? अब वहां से मुख्यमंत्री तो जाएगा नहीं घर घर बीज देने, तो उसने क्या किया, कृषि मंत्री के माध्यम से, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है स्टेट का, उसके माध्यम से सभी जिला कलेक्टर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी मीटिंग ले ली, उनको बता दिया। उन्होंने सारे जो है तहसीलदार जितने भी उनको बुला लिया, तहसीलदारों ने पटवारी को बोल दिया, पटवारी ने घर घर जाकर के किसानों का जो एक
रिकॉर्ड तैयार किया और संबंधित सप्लाई आ गई। तो इस तरह से वो पूरा इंप्लीमेंट हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर आपने कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री ये दोनों विधानसभा में बैठते हैं, तो वो तो विधायिका हो गई ना कानून बनाने वाली, फिर ये कार्यपालिका कैसे हो गई? भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत अद्भुत लक्षण है कि यहां की कार्यपालिका, ध्यान से सुनना, यहां की जो कार्यपालिका है उसका निर्माण विधायिका में से होता है। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, जिसके अंदर सारे के सारे, यहां पर मैं बात करूं कि एमएलएज हैं, 8th में पढ़ेंगे तो एमपी हो जाएंगे, अभी आप एमएलए के तरफ। एक जो मंत्री होता है उसकी दोहरी भूमिका होती है। सबसे पहले वो विधायक बनता है, एमएलए बनता है कि नहीं बनता है? भाई चुनाव में तो वो एमएलए ही होता है, जीतता है तो पहले वो एमएलए बनता है, फिर वो जीत के आता है और मुख्यमंत्री मान लो उसको मंत्री पद देता है, तो उसके साथ में एक मंत्रालय भी होता है। मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री विधायक भी है और मंत्री भी है, उसके पास मंत्रालय भी है। तो इसको हम कहते हैं कि एक मंत्री का डबल रोल है, यहाँ पे दोहरी भूमिका है। वो पूरे स्टेट के लिए, मान लो शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा का काम तो देखेगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो विधायक भी है, वहां की समस्याएं भी सुनेगा। ये मंत्री क्या है? कार्यपालिका है, लेकिन बना किसमें से? विधायिका में से बना है। तो भारत के संविधान की विशेषता भी है कि यहां पर ये संसदीय व्यवस्था है जिसके अंदर जो कार्यपालिका का निर्माण है वो विधायिका में से होता है। मुख्यमंत्री का भी ऐसा ही है, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं तो विधायक है। गुजरात की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी, तो शायद मेरे हिसाब से कंफर्म लेके राजकोट से जीत के आते हैं, तो वहां से पहले एमएलए है, एमएलए बनने के बाद में मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता बने, तो दोहरी भूमिका हो गई ना उनकी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कार्यपालिका क्या है कि कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, लेकिन कार्यपालिका का निर्माण जो है वो विधायिका में से होता है। इस प्रकार दोनों आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको ये जो चैप्टर है पूरा होता है, इस चैप्टर के पीछे शब्द संकलन लिखे हैं, ग्लोसरी, उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और संबंधित अपने जो अध्यापक जी हैं उनको बताना है, उनकी सलाह लेनी कि इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। आशा करता हूं ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, राज्य शासन कैसे काम करता है, आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि सर नहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फोन करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर यहां पर हमें थोड़ी समस्या हो रही है। क्लास 7th के एक नए चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे।